5 सितंबर 1977 मानव इतिहास में किया गया अब तक का सबसे बड़ा मिशन वॉयेजर 1, जो नासा के द्वारा बनाया गया अकेला ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो हमसे सबसे ज़्यादा दूरी तक जा चुका है। और आज वॉयेजर 1 हमसे करीब 21 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर इंटरस्टेलर स्पेस में अपने अनंत ब्रह्मांड के सफर में आगे बढ़ रहा है। इतनी दूरी तय करने के बावजूद दोनों वॉयेजर्स रेडियो सिग्नल्स के जरिए हमसे लगातार संपर्क में है, जिसके जरिए हम दोनों की लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वॉयेजर 1 अब काफी बूढ़ा व कमजोर हो चुका है और अंतरिक्ष के अपने इन 45 सालों के सफर में वॉयेजर 1 ने हमें हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों की बहुत ही दिलचस्प जानकारियां साझा की हैं। लेकिन आखिर कब तक वॉयेजर 1 से हमारा संपर्क बना रहेगा? क्या वाकई वॉयेजर 1 2025 तक हम सबको अलविदा कहने वाला है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 25 अगस्त 2012 दोस्तों, 21वें दशक का ये वो ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन नासा द्वारा बनाए गए वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सौर मंडल के अंत पर बने ओर्ट क्लाउड में एंटर हो गया था। वॉयेजर 1 को नासा ने 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया था और तब से लेकर आज तक वह करीब 21 अरब किलोमीटर की दूरी तक जा चुका है। वॉयेजर 1 के साथ साथ वॉयेजर 2 को भी लॉन्च किया गया था और वॉयेजर 2 ने भी नवंबर 2018 में अपनी जगह इंटरस्टेलर मीडियम में बना ली थी। दोस्तों, दोनों वॉयेजर का मिशन केवल हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून तक का ही था, जिसे वॉयेजर 1 ने लगभग 4 सालों में ही पूरा कर लिया था और वॉयेजर 2 ने 12 सालों में। इतने बड़े अंतर का कारण दोनों की बनाई ट्रैजेक्टरी थी, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि आज भी ये दोनों यान हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में हमसे और भी ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं और इतनी ज्यादा दूरी तय करने के बावजूद भी ये दोनों हमसे लगातार संपर्क में हैं। लेकिन कब तक, आखिर कब तक ये दोनों यान हमारे संपर्क में रहेंगे? ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना भी जरूरी है कि वॉयेजर हमसे संपर्क कैसे करता है और हम कैसे वॉयेजर के डेटा को रिसीव कर पाते हैं। दोनों वॉयेजर से अंतरिक्ष में कम्युनिकेट करने का एक ही मीडियम है और वो है रेडियो सिग्नल्स, जो आज की जनरेशन अपने मोबाइल में हर समय इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वाईफाई के जरिए हो या फिर ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग के जरिए। सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जगह जगह हम बड़े बड़े रेडियो टावर्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अंतरिक्ष में भेजे गए स्पेसक्राफ्ट से संपर्क रखने के लिए दुनिया भर में बड़े बड़े रेडियो कम्युनिकेशन टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है। अब वॉयेजर से कम्युनिकेट करने के लिए धरती से 20 वाट के डेटा को रेडियो सिग्नल के जरिए भेजा जाता है। इस 20 वाट के सिग्नल को वॉयेजर 1 तक पहुंचने में करीब 15 से 20 घंटों का समय लगता है, क्योंकि वॉयेजर 70 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिससे सिग्नल को रिसीव करने की ड्यूरेशन भी बढ़ती जा रही है। पृथ्वी से भेजे गए इन सिग्नल्स को वॉयेजर 1 में लगे हाई गेन एंटीना के जरिए रिसीव किया जाता है, जिसके बाद वॉयेजर 20 वॉट के डेटा को धरती की ओर ट्रांसमिट करता है, जो पृथ्वी तक आते आते इतनी कमजोर हो जाती है कि हमारे लिए इन सिग्नल्स को कैच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि सिग्नल्स कितना वीक है अगर आपके पास कोई रिसीवर मौजूद है। नासा ने वॉयेजर से आते हुए इन कमजोर सिग्नल्स को कैच करने के लिए अपने जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में DSN का इस्तेमाल किया था। DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क US द्वारा बनाया सबसे बड़ा रेडियो ऑब्जर्वेटरी का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क सिस्टम है, जिसमें 3 बड़े रेडियो कम्युनिकेशन टावर को धरती के 3 कोनों में लगाया गया है, जो है कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों लोकेशन अपने से 120 डिग्री पर इक्वली लोकेटेड हैं। इन तीनों लोकेशन पर DSN को बनाने का कारण धरती का लगातार घूमना है। DSN का रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह कमजोर से कमजोर सिग्नल को भी आसानी से कैच कर सकता है। इसलिए वॉयेजर से आने वाली कमजोर सिग्नल्स को भी DSN आसानी से कैच कर सकता है और अभी तक हम DSN के जरिए ही वॉयेजर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पर DSN को बनाने का मकसद सिर्फ वॉयेजर मिशन ही नहीं था, बल्कि पिछले 40 से 50 सालों में सौर मंडल में भेजे गए सभी इंटरप्लैनेटरी मिशन और नियर बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को रेडार एस्ट्रोनॉमी के जरिए ऑब्जर्व किया जाता है।
डीएसएन की रेडार एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी तकनीक है जिसमें सौर मंडल में घूम रहे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजा जाता है, जो ऑब्जेक्ट्स से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आते हैं। इन आते हुए रेडार को एनालाइज करने के प्रोसेस को ही रेडार एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। समय के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है जिसमें अब सौर मंडल के बाहर से आते हुए रेडियो सिग्नल्स को भी डीएसएन के जरिए आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वॉयेजर हमसे कितना दूर है, जब तक वॉयेजर में पावर बनती रहेगी तब तक हमें वॉयेजर से सिग्नल मिलते रहेंगे, चाहे वो इंटरस्टेलर स्पेस को ही क्यों ना क्रॉस कर जाए। लेकिन दोस्तों, वॉयेजर की पावर अब कम होती जा रही है क्योंकि दोनों वॉयेजर की पावर का सोर्स आरटीजी है, यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। यह एक टाइप की न्यूक्लियर बैटरी होती है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के डीके से निकलने वाली हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। दोनों वॉयेजर में 3-3 आरटीजी को लगाया गया है और इन आरटीजी के पावर का मेन सोर्स प्लूटोनियम 238 है, जो कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी हाफ लाइफ 87.7 ईयर की होती है। अपने डीके के प्रोसेस में प्लूटोनियम इतनी हीट प्रोड्यूस करता है जिससे आरटीजी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और वही पावर से ही वॉयेजर के सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। वॉयेजर में कुल 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अब फिलहाल 4 ही इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं। सौर मंडल के सफर को खत्म करने से पहले वॉयेजर 1 ने यह आखिरी तस्वीर ली थी जिसमें हमारी पृथ्वी एक तारे के जैसे नजर आ रही है। इस इमेज के मिलने के बाद वॉयेजर 1 के कैमरा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और केवल जरूरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को ही ऑन रखा गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचा सके और इंटरस्टेलर स्पेस की सोलर विंड्स और ओट क्लाउड की कॉस्मिक रे की पढ़ाई अच्छे से कर सके। लेकिन नासा के साइंटिस्टों का कहना है कि वॉयेजर 1 सिर्फ 2025 तक ही एक्टिव रहेगा और फिर हमेशा के लिए हमारा वॉयेजर से संपर्क टूट जाएगा। लेकिन वॉयेजर 1 फिर भी अपने ब्रह्मांड के अनंत सफर में चुपचाप आगे बढ़ता रहेगा। पर वॉयेजर आखिर कितने सालों तक बिना पावर के हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में आगे बढ़ता रहेगा, इसका आंसर तो हमें सिर्फ भविष्य में ही पता लग पाएगा। दोनों ही यान मिल्की वे गैलेक्सी के अलग अलग दिशाओं की ओर बढ़ रहे हैं, जहां दोनों यान अपने साथ गोल्डन रिकॉर्ड्स में मानव इतिहास और पृथ्वी के विकास की पूरी कहानी को मिल्की वे गैलेक्सी तक साझा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।